हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स में एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट। एक टेलीविज़न गेम शो में ₹1 लाख 1 लाख रुपया है कि पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। कोई टेलीविज़न गेम शो है, 1 लाख रुपये बटेगा जो विजेता होंगे, जो जीतेंगे उस शो को। इनके सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि और विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। चलो इसको अभी डिस्कस करेंगे। इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली एमंगस्ट द विनर्स। 1 लाख रुपीज़ विनर्स में बांटा जाना है। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल इसको कंप्लीट करिए एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर। इसको बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसा है, कोई गेम शो है, टेलीविज़न गेम शो है, उसमें विजेताओं को, जो विनर हैं, उनके लिए 1 लाख रुपीज़ की पुरस्कार राशि रखी हुई है। जो जीत जाएंगे उनको 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे। ये है टेलीविज़न गेम शो है। प्रश्न आपने समझ लिया होगा। एक टेलीविज़न गेम शो है, टेलीविज़न का कोई गेम है, टेलीविज़न में कोई गेम है। ठीक है। जो जीतेंगे उनको 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि बांटी जाएगी। जो विनर होंगे 1 लाख रुपीज़ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। तो ये टेबल पूरी करनी है। विजेताओं की संख्या, नंबर ऑफ विनर्स, और प्रत्येक विजेता का पुरस्कार, प्राइज फॉर ईच विनर। यदि उस गेम में एक ही था, एक ही विजेता हुआ, केवल एक विजेता हुआ, विनर केवल एक है, तो पूरी 1 लाख रुपीज़ उसको मिल जाएगी। होगा कि नहीं होगा डियर स्टूडेंट? 1 लाख रुपये का प्राइज मनी है, 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि है। ठीक है। और एक ही विजेता निकला, एक ही विनर है, तो पूरी 1 लाख रुपये उसको मिल गए। ठीक है। यदि 2 विजेता हो गए, 2 विनर्स हो गए, तो ये राशि आधा आधा हो जाएगी। 2 विनर्स मतलब 2 विजेताओं में 1 लाख रुपये बांटा जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, तो ये हो गया 50,000। ये 50,000 रुपये। एक विनर को 50,000 रुपये मिलेंगे, 1 विनर को 50,000 मिलेंगे। एक को 50,000, दूसरे को भी 50,000, एक को 50,000, दूसरे को भी 50,000, हो गया 1 लाख। अब माना विनर जो हैं, जीतने वाले कितने? 4 हैं। उस गेम को 4 विनर जीत गए, 4 विजेता हो गए, 4 जीत गए। ठीक है। तो ये 1 लाख की जो राशि, तो वही राशि में चेंज नहीं हो रहा है, अमाउंट तो वही है 1 लाख रुपये। 3 4 में इक्वली बांटेगा। ठीक है। तो एक को कितना मिल जाएगा? आप देखिए, 4 विजेताओं को का जीतने पर प्रत्येक की पुरस्कार राशि। ठीक है। इफ विनर आर 4, देन अमाउंट ऑफ रुपीज फॉर 1 विनर। चारों में 1 लाख रुपये बांटी जानी है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 लाख में 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25,000। ठीक है। यदि विनर 4 हैं,
यदि चारों ने गेम जीता है तो 1 लाख रुपए चारों में बांट दिया, 1 लाख रुपीज़ 4 में बांटा तो एक के हिस्से में आया 25,000। ठीक है, यदि विनर 5 हो गए, यदि गेम जीतने वाले कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, 5 विजेताओं का जीतने पर प्रत्येक की पुरस्कार राशि, यदि विजेता 5 हो गए, 5 क्या है, 5 विनर ने जीत लिया, 5 विनर हो गए, 5 विनर हैं और 1 लाख रुपए बंटती हैं, एक को कितनी बटेंगी, 5 जीतने वाले हैं। ठीक है, और इन 5 में 1 लाख रुपए बटेगा। तो सीधी सीधी बात है कि इसमें 1 लाख में 5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5 तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, 20,000, 1 10 100,000 10,000 ये हो गया 20,000। यदि 5 जीत जाते हैं, 5 विनर हैं, तो एक विजेता को प्राइज फॉर ईच विनर 20,000 मिलेगा। ठीक है, यदि 8 उसमें जीत गए, 8 विनर हो गए, अब ये 1 लाख रुपीज़, ये जो 1 लाख रुपीज़ है वो 8 में बटेगा, जो 1 लाख रुपए है वो 8 में बटेगा, बराबर बराबर। ठीक है, तो 8 के लिए निकाल लेते हैं। अब आप देखिए, अब 8 के लिए निकालते हैं डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, यदि विनर्स कितने हैं, 8 विजेताओं का जीतने पर प्रत्येक की पुरस्कार राशि, अमाउंट तो 1 लाख ही है, 1 लाख ही बटेगा, डिवाइडेड बाय 8, 8 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 एकम 8, 2 बचेगा 0, 20, 8 दूने 16, 4 40, 8 पंजे 40, 0 0 तो 12,500। यदि 8 जीते हैं, 8 विनर्स हैं, तो एक को मिलेगा 12,500। क्लियर हो गया। ठीक है, यदि विनर कितने हैं, 10, यदि 10 लोगों ने वो गेम जीत दिया और पुरस्कार राशि कितनी है, प्राइज मनी कितनी है, 1 लाख, 10 लोग जीतने वाले हो गए और 1 लाख रुपए उनके बीच बटेगा, तो एक के हिस्से कितना आएगा, प्राइज फॉर ईच विनर, 10 विजेताओं का जीतने पर प्रत्येक की पुरस्कार राशि, 10 विनर हैं, ठीक है, उनमें 1 लाख बटेगा, तो प्राइज फॉर ईच विनर कितना हो जाएगा, आप देखिए 1 लाख में 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 0 कट गया, काई दाई से 10,000 आ गया, 10,000, 1 लाख रुपीज़ 10 में बटेगा तो 10,000 एक ही से आएगा। पर यदि विनर्स कितने हैं, 20 हैं, विजेता क्या हैं, 20 हैं, 20 जीत गए गेम को, तो पुरस्कार राशि कितनी है, प्राइज अमाउंट कितनी, 1 लाख, इसमें तो चेंज नहीं हो रहा है, विनर बढ़ गए, अब 20 विनर हो गए, तो 1 लाख रुपये 20 में बांटिए, तो डिवाइड का प्रश्न है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न है, बराबर बराबर बंटना है। ये 1 लाख रुपीज़ 20 में बटेगा, 1 लाख रुपए 20 विनर में बटेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 20। ठीक है, 20 विजेताओं का जीतने पर प्रत्येक की पुरस्कार राशि 1 लाख में 20 से डिवाइड कर लीजिए, 20 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट गया, 2 5 जा 10, ये हो गया 5,000। ठीक है, यदि 20 क्या हैं, विनर्स हैं, गेम को जीतने वाले, जो टेलीविजन गेम शो है उसको जीतने वाले 20 हैं, तो एक को 1 लाख बांटना है ना, एक को 5,000 रुपीज़ मिलेंगे, यह है प्रश्न। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो, एक तो हमने टेबल पूरी करी, अब आप समझ गए होंगे कि टेबल पूरी हो गई है। अब अगला प्रश्न इसमें क्या है, आप देखिए, इसमें आप नोट कर रहे होंगे एक चीज़
कि जैसे जैसे विनर्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे उनको इनाम की राशि घट रही है। ठीक है, जैसे जैसे विनर्स बढ़ रहे हैं, विजेताओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे क्या होगा, प्राइज फॉर ईच विनर, प्रत्येक विजेता की पुरस्कार राशि घट रही है। जब केवल एक जीत रहा था तो 1 लाख मिल रहा था, जब 2 जीत गए, 2 विनर हैं, तो देखो 50,000 हो गया, घट गए। जब 4 विनर हैं, 4 जीत गए, तो देखो एक को मिलेगा 25,000, कम हो गया। पहले 1 लाख मिल रहा था जब एक जीत रहा था, 2 जीत रहे थे तो 50,000 था। 4 विनर हो गए, 25,000 है। 5 विनर हो गए, 20,000 है। 8 विनर हो गए, 12,500 है। ठीक है, 10 विनर हो गए, 10,000 है, और 20 विनर्स हो गए तो 5,000 है। जैसे जैसे विनर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्राइज फॉर ईच विनर घट रहा है। जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रत्येक विजेता का पुरस्कार घट रहा है। ये अमाउंट देखो घट रही है, ये बढ़ रही है, घट रही है। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स प्रोपोर्शन, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात, किसके बीच में, विजेताओं की संख्या और प्रत्येक विजेता के पुरस्कार के बीच प्रतिलोम समानुपात है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यही लास्ट में निकालना है। ज्ञात कीजिए एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि और विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्यक्तिगत विजेताओं को दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि तथा विजेताओं की संख्या के बीच कौन सा अनुपात है, व्युत्क्रमानुपात है। ये तो सीधा अनुपात है, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अनुक्रमानुपाती मीन्स सीधा समानुपात, अनुक्रमानुपाती मीन्स सीधा समानुपात, व्युत्क्रमानुपाती मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन। ये जो अनुक्रमानुपाती है ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहां पर विजेताओं की संख्या और प्रत्येक विजेता के पुरस्कार के बीच इनवर्स प्रोपोर्शन है, या आप कह सकते हैं विजेता की संख्या और प्रत्येक विजेता के पुरस्कार के बीच कैसा संबंध है, कैसा समानुपात है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो जो प्रश्न है मैं लिख देता हूं, एक व्यक्तिगत, यहां लिख देता हूं डियर स्टूडेंट आंसर इसका, एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली, विजेता को दी जाने वाली, दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि, पुरस्कार की धनराशि, पुरस्कार की धनराशि, धनराशि विजेताओं की संख्या के, विजेताओं की संख्या के, विजेताओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, या प्रतिलोम समानुपात है इसके और इसके बीच में। ठीक है, विजेताओं की संख्या और प्रत्येक विजेता की पुरस्कार के बीच क्या है, व्युत्क्रमानुपात है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, प्राइज मनी गिवन टू, प्राइज मनी, प्राइज मनी, प्राइज मनी गिवन टू, प्राइज मनी गिवन टू, गिवन टू एन इंडिविजुअल,
an individual winner is inversely proportional, ये है संबंध, inversely proportional to the number of winners, ठीक है। प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर। इसके और इसके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल या विजेताओं की संख्या और प्रत्येक विजेता के पुरस्कार के बीच व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। ये बढ़ रहा है, विजेताओं की संख्या बढ़ रही है तो पुरस्कार की राशि घट रही है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट। रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। रहमान एक पहिया बना रहा है। ऐसे पहले 2 तीलियां लगाई, अभी कितने हो गए, 1 2 3 लगाई, फिर कितना हो गया, 1 2 3 4, या 4 की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें 4 हैं। 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी देखते हैं, और इसमें आप गिन सकते हैं कितने हैं। इस रूप में पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर है। कहने का मतलब हुआ कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये सारे कोण आपस में बराबर है, ये सारे कोण आपस में बराबर हैं। ये छोटे बड़े लग रहे हैं पर ये आपस में बराबर हैं, ये सब कोण आपस में बराबर हैं। इस रूप में तीलियां लगा रहे हैं, ठीक है। तो सारिणी को पूरा कीजिए। ये टेबल है दोस्तों। रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स, ये स्पोक्स हैं, ठीक है। He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal। जैसे इसमें 4 स्पोक्स हैं ये, तो इनके बीच का एंगल सब जगह समान रहना चाहिए। इन स्पोक्स के बीच का एंगल समान रहना चाहिए। ये जो तीलियां हैं इनके बीच का एंगल समान रहना चाहिए। इन स्पोक्स के बीच का एंगल सब जगह समान होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो इस टेबल को पूरा करना है। जब 4 स्पोक्स लगाई 1 2 3 4, तो एक एंगल कितने का है, ये एंगल कितने का हुआ। आप जानते हैं कि सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। सर्किल है, उसके सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल है ये। और इस एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। 4 तीलियां लगा दी, 4 स्पोक्स लगा दी, तो ये जो एंगल है ये 360 डिग्री का एंगल है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया। तो एक एंगल कितने का हो जाएगा, आप जान रहे हैं 360 में 4 से डिवाइड किया, 4 9 90 डिग्रीज। तो जब 4 स्पोक्स थी तो 90 डिग्रीज का एंगल बना। अब स्पोक्स हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, एंगल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कोण हो गए, 6 एंगल्स। और प्रत्येक कोण बराबर है, क्योंकि ये जो स्पोक्स हैं, ये जो तीलियां हैं, इस रूप में फिक्स की हुई हैं कि ये सब सेम है, ये एंगल सेम है। तो ये 360 डिग्रीज का एंगल कितने पार्ट में बंटना है, 1 2 3 4 5 6, 360 डिग्रीज का एंगल 6 पार्ट में बंटना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 60 डिग्रीज। ये आ गया 60 डिग्री। यदि 8 स्पोक्स लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 एंगल बन रहे हैं, 8 कोण बन रहे हैं, 8 एंगल्स बन रहे हैं 8 स्पोक्स से।
जितने स्पोक्स उतने एंगल, जितनी तीलियां उतने एंगल, 1 2 3 4, तो 4 एंगल, 1 2 3 4 5 6, 6 तीलियां हैं, 6 स्पोक्स हैं, तो 6 एंगल, 1 2 3 4 5 6। देखो इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्पोक्स हैं, 8 तीलियां, तो 8 एंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? क्लियर है डियर स्टूडेंट? ठीक है ना। अब जब 8 स्पोक्स लगाई, 8 तीलियां लगाई, तो 8 ही कोण बने। अरे सब कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना। तो 360 डिग्रीज का एंगल 8 इक्वल पार्ट्स में बांट दीजिए। 8 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स हो गए। तो 360 डिग्रीज में 8 से डिवाइड करिए। 8 चौके 32, ठीक है, 4 4 8 5 40, तो 45 डिग्रीज हो गया। जब 8 हिस्से किए, 8 पार्ट हो गए, तो एक एंगल किन्हीं दो तीलियों के बीच में, किन्हीं दो स्पोक्स के बीच का एंगल कितना हो गया? 45 डिग्रीज। यदि 10 स्पोक्स हो गए, 10 तीलियां लगाई पहिए में, तो कोण भी 10 हो गए। 10 तीलियां लगाई, ये तीलियां कितनी हो गई अब अगले पहिए में? 10, तो एंगल भी हो गई 10, 10 एंगल्स, और प्रत्येक एंगल बराबर है। तो 360 को, ये जो 360 डिग्रीज का एंगल है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटिए। तो 360 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 36 डिग्रीज, ये हो गया 36 डिग्रीज। ठीक है? ठीक है डियर स्टूडेंट, 36 डिग्रीज हो गया। और यदि नंबर ऑफ द स्पोक्स, वो जो लगा रखी तीलियां, ये कितनी होगी? 12, 12 हो गई। तो एंगल भी कितने हो जाएंगे? 12। कोण कितने हो जाएंगे? 12, 12 एंगल्स, और प्रत्येक एंगल बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्रीज को 12 इक्वल पार्ट्स में बांटिए। 360 अंश के कोण को बराबर 12 भागों में बांटिए, 12 बराबर भागों में बांटिए। डिवाइड 360 डिग्रीज एमंग 12, तो 360 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 जा 36, 30 डिग्रीज हो गया। ये आ गया 30 अंश। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ये टेबल पूरी हो गई। ठीक हो गया। अब यहां कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन लिखता हूं, तब उस पर डिस्कस करते हैं। आइए इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंजुक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शंस। यहाँ देखिए, ये तीलियों की संख्या है। जब तीलियों की संख्या 4 थी, तो 2 तीलियों के बीच का एंगल था 90 डिग्री। जब तीलियों की संख्या 6 हो गई, तो 2 तीलियों के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्रीज। जब तीलियों की संख्या 8 हो गई, तो एंगल 2 तीलियों के बीच में 45 डिग्रीज हो गया। जब तीलियों की संख्या 10 हो गई, तो 2 तीलियों के बीच का कोण 36 डिग्रीज हो गया। जब तीलियों की संख्या 12 हो गई, तो 2 तीलियों के बीच का एंगल 30 डिग्री हो गया। ठीक है। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 4 थी, तो एक पेयर ऑफ स्पोक्स, एक जोड़ी तीलों के बीच में 90 डिग्री एंगल। जब नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी होगी? 6, तो एक पेयर स्पोक्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 8 हो गई, तो 1 पेयर ऑफ स्पोक्स के बीच में 45 डिग्री का एंगल। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 10 हो गई, तो एक पेयर स्पोक्स के बीच में 36 डिग्री का एंगल हो गया। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 12 हो गया, तो एंगल बिटवीन 2 कंजुगेटिव स्पोक्स इज 30 डिग्री। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजुगेटिव
स्पोक्स डिक्रीज हो रहा है। तीलियों की संख्या बढ़ रही है पर दो तीलियों के बीच का कोण घट रहा है। ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ स्पोक्स आर इंक्रीजिंग बट एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ स्पोक्स इज डिक्रीजिंग। सो दिस रिलेशन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपसे पूछा गया है क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? ये और ये प्रतिलोम समानुपात में है। आप बोलेंगे हाँ, यस, प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंजुकेटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन? यस। तीलियों की संख्या, नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ स्पोक्स, इनके बीच इनवर्स प्रोपोर्शंस है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। तो सिंपली रिलेशन क्या हुआ? सिंपली कैसा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहां आंसर लिख देंगे हाँ, यस। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, उसको लिख देता हूं। आइए देखिए डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड वाले पार्ट में क्या है? 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजुक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। 15 स्पोक्स लगी हैं तो एंगल भी उतने ही बनेंगे। ठीक है, कितने स्पोक्स लगे हैं? 15 स्पोक्स लगे हैं, 15 तीलियां लगी हैं, तो कोण भी कितने बनेंगे? 15। ठीक है ना? ठीक है, ये है। तो सेंटर पर 360 डिग्रीज का एंगल है। इस 360 डिग्रीज के एंगल को 15 इक्वल पार्ट्स में बांटिए। जैसे मैं यहीं पर एक खाना और बढ़ा देता हूं। तीलियों की संख्या कितनी होगी? 15। अब तीलियों की संख्या 15 हो गई। ठीक है, तो 360 को 360 में 15 से डिवाइड करिए। 15 दूने 30 और 60, 15 चौके 60, तो 24 डिग्रीज आ गया। यदि क्रमागत तीलियों के बीच में 24 डिग्रीज का एंगल होगा, यदि तीलियों की संख्या कितनी होगी? 15। यदि नंबर ऑफ द स्पोक्स 15 हो गए तो वह एंगल कितने बनेंगे? 15 ही एंगल बनेंगे। और ए पेयर ऑफ एंगल मतलब ए पेयर ऑफ स्पोक्स किन्हीं दो क्रमागत तीलियों के बीच में, कंजिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में 24 डिग्रीज का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दीजिए 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण का परिकलित कीजिए। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स ऑन द व्हील विद 15 स्पोक्स। तो यहाँ आप कर लेंगे 360/15 और आप लिख देंगे 24 डिग्रीज। ठीक है, चलिए एक पार्ट इसका और है, उसको भी करते हैं कंप्लीट। आइए अब डियर स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट देखिए। यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्रीज। अब क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया है कि स्पोक्स के बीच में, तीलियों के बीच में 40 डिग्रीज का एंगल है। ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। ठीक है, और आगे जाकर के 40 40 40 हो रहा है, तो कितनी स्पोक्स होंगी? ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 360 डिग्रीज का जो एंगल है उसको 40 40 डिग्रीज में बांटना है। तो कितने पार्ट बनेंगे? ठीक है, तो यहां पर लिख दूंगा आवश्यक तीलियों की संख्या, आवश्यक तीलियों की संख्या। ठीक है,
नंबर ऑफ स्पोक्स नीडेड, नंबर ऑफ स्पोक्स नीडेड। यदि दो तीलियों के बीच में 40 डिग्रीज एंगल हो रहा है, बन रहा है, तो कितनी तीलियां होंगी? तो जितनी तीलियां होंगी उतने ही कोण होंगे। ठीक है, जितने तीलियां होंगी, जितनी स्पोक्स होंगी उतनी एंगल होंगे। और दो स्पोक्स के बीच में 40 डिग्रीज एंगल है, तो ये जो 360 डिग्रीज का एंगल है इसको 40 40 40 में बांटिए। तो मतलब 360 डिग्रीज को 40 डिग्री से डिवाइड कीजिए। 360 अंश के कोण को 40 डिग्री में बांटिए। 360 डिग्रीज को 40 डिग्रीज 40 डिग्रीज 40 डिग्रीज के हिसाब से बांटिए, तो 360/40। ठीक है, अब इसको काट लीजिए। 4 9 27, तो कितनी तीलियां हो गई? 9 तीलियां आएंगी डियर स्टूडेंट। ठीक है, कितनी स्पोक्स होंगी? 9 स्पोक्स। ठीक है, ये 9 स्पोक्स होंगी। और 9 स्पोक्स कैसी हुई कि एक कंजिक्यूटिव स्पोक्स, क्रमागत तीलियों के बीच में जब 40 डिग्री का एंगल था, कंजिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में 40 डिग्रीज एंगल था, तो 40 डिग्रीज 40 डिग्रीज 40 डिग्री के हिसाब से बांट दिया 360 डिग्रीज को। सेंटर पे 360 डिग्रीज का एंगल बनता है, तो 360/40, तो 9 स्पोक्स होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चन ये करने हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।